विपाक होता है, वो अन्य द्रव्य एक नया रूप ले लेता है, जो भी हम रस होता है वो एक नया रूप ले लेता है, उसको विपाक कहते हैं। फिर हमने विपाक के प्रकार टाइप्स पढ़े थे, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त। फिर हमने स्वस्थ वर्त पढ़ा था कि जीवन जीने का सही तरीका ही स्वस्थ वर्त कहलाता है। इसके भी इनमें दो तीन चीजें आती है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या। फिर हमने दिनचर्या के बारे में पढ़ा था कि दिनचर्या क्या होती है, कि दिन के समय जो भी आचरण करते हैं वो दिनचर्या के अंदर आता है। जैसे सुबह जागना, मुंह धोना, फिर उषापान करना, मल त्यागना, दंत धावन और जीवा निर्लेखन, गंडूक धारण, अंजन, नस्ल कर्म, धूम्रपान, शोर कर्म, उपटन, अभ्यंग, व्यायाम, वस्त्र धारण, स्नान, भोजन, ये पढ़े थे। फिर हमने ऋतु के बारे में पढ़ा था। आपने बताया था सिर्फ ऋतु कितने प्रकार की होती है, बस इतना ही पढ़ा था। ठीक है जी। कल हमने दिनचर्या और रात्रिचर्या के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दिनचर्या हमारी होगी जिसको कहते हैं कि दिनचर्या वो होती है जो भी हम दिन में आचरण करते हैं वो सब हमारा दिनचर्या कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने रात्रिचर्या पढ़ा था। रात्रिचर्या में हमारी नींद और हमारा ब्रह्मचर्य, ये दो चीजें रात्रिचर्या में। ठीक है। अब दिनचर्या, ऋतुचर्या, ठीक है, व्यायाम, हमारा आहार, इन सब चीजों को मिला के अगर जब हम देखते हैं ओवरऑल, तब हम पहुंचते हैं कि वो उद्देश्य जो है, जो आयुर्वेद के दो उद्देश्य बताए गए हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब हमने ये स्टेटमेंट तो दे दी, अब स्वास्थ्य की रक्षा करें कैसे, तो उसके लिए बताया कि आपको ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसके बाद रात्रिचर्या इस टाइम आपकी स्टार्ट होती है और इस टाइम आपकी खत्म हो जाएगी, इतने बजे आपको रात्रिचर्या का त्याग कर देना है, इसमें ये चीजें काउंट होती है। अब हमने दिनचर्या पढ़ ली, रात्रिचर्या और दिनचर्या को मिला के हमारी दिनचर्या कंप्लीट होगी। अब पढ़ते सर हम जी। जैसे जैसे दिन के लिए दिनचर्या बताया, रात के लिए रात्रिचर्या बताया, तो इन दोनों को मिला के पूरे दिन के लिए तो कुछ बोलते होंगे। वो एक दिवस हो गया ना गुड़िया। अभी देखो ये रहा, त्रिदोष के असंतुलन होने से ही शरीर में रोग उत्पन्न होता है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये असंतुलन क्यों होता है या होना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए कि वो असंतुलन ना हो, उनका संतुलन बना रहे, जो हमारे थ्री दोषाज हैं वो बैलेंस रहे। इन दोषों के असंतुलन जो हुए हैं वो ना हो, उसको सम अवस्था में बनाए रखने के लिए, साम्य अवस्था यानी कि उनको इक्वली बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुओं में, दिनचर्या और ऋतुचर्या, ठीक है, और आहार विहार का उल्लेख है, जिसे स्वस्थ वर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज और पढ़े थे कि दिन और रात को मिलाकर हमारा एक दिवस बनता है। ये रहा, रात्रिचर्या भी दिनचर्या का ही एक अंग है, क्योंकि दिन और रात को मिलाकर दिवस कहा जाता है। ठीक है, दिवस अलग चीज हो गया, दिन अलग चीज हो गया, समझे? तो इसे जी दिवसचर्या सर। कह सकते हैं सर? हाँ जी। सर दिवस दिन दिवसचर्या को बोला। संजना जी के साथ और कौन बात कर रहे हैं? इसे दिवसचर्या बोल सकते हैं क्या सर? हाँ, दिवसचर्या ओवरऑल हो गया हमारा, 24 घंटा हो गया। ठीक है। आप दिनचर्या में यूं लगाइए, सुबह 4 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक ये हमारा दिन वाली चर्या होगी, और रात के 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ये रात्रिचर्या होगी, और इस ओवरऑल को 24 घंटे बनाएंगे तब हमारा दिवसचर्या होगी। अब समझ में आ गया जी सर। संजना जी? संजना जी क्लियर है अब? सर नहीं है? यस नो? बाकी सबको समझ में आया? सर रात्रिचर्या और दिनचर्या दोनों मिलाकर सर दिवस, दिवस पूरे दिन को ही बोला, 24 घंटे को। हाँ, लेकिन दिन जो कहा गया है वो सनराइज से लेके सनसेट तक के इतने टाइम को कहा गया। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। अब हमने दिनचर्या पढ़ ली, हमने कितने बजे उठना चाहिए, उठने के बाद हमने क्या करना है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, स्टेप बाय स्टेप
और ये सब चीजें आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके काल के अनुसार, आपके समय के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपके जो जहां आप रहते हैं, देश समय काल, उनके अनुसार ये चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है। जैसे सावन में कुछ खाना चाहिए, भादों में कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ अलग चीजें आती हैं, आश्विन में कुछ होता है, कार्तिक में कुछ होता है। ठीक है। जैसे इन दिनों सर्दी है तो आप देखेंगे ऋतु चेंज होते ही पेड़ पौधे वनस्पति हर चीज में बदलाव आ जाता है, हमारे अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे आप, अब जरा सा गर्म दिन होएगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर हम बेचैन बहुत होना शुरू हो जाएंगे। वैसे ही शरीर में भी चेंज हो जाता है, बॉडी में भी, वातावरण में भी, हर जगह चेंज मिलेगा आपको, वो ऑटोमेटिक है। अब आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, वो होना जरूरी है। उसके अगेंस्ट जाते हैं तब आपका जो त्रिदोषाज है वो इम्बैलेंस होता है। ठीक है। क्लियर है? जी सर। चलिए जी, हमने दिनचर्या पढ़ ली, रात्रिचर्या पढ़ ली, अब पढ़ते हैं हम ऋतुचर्या। सर रात्रिचर्या नहीं पड़ी थी? अरे अभी पढ़ाए तो। नहीं, वो इतना ही था क्या? इतना ही था हाँ, क्या? इसमें इसमें तो बस सोना ही है आपने, और क्या करोगे। ठीक है, बस मन सर और भी होगा इसलिए। नहीं, इसमें निद्रा और ब्रह्मचर्य दोनों आ गए। अब सोते सोते तो क्या कर लेगा कोई। ठीक है। तो इसमें रात्रिचर्या में सिर्फ यही आती है, दो चीजें, संयम पूर्वक जीवन जीना और निद्रा। ठीक है। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं ऋतुचर्या को। हमारा जो वर्ष होता है, भारतीय वर्ष, उसमें 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है। 6 ऋतुओं में सबसे पहले आती है हमारी बसंत ऋतु। ठीक है, जो अभी चल रही है। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। उसके बाद ही आती है वर्षा के बाद शरद ऋतु। शरद के बाद आती है हेमंत। और हेमंत के बाद आती है बहुत कड़ाके वाली ठंड वाली शिशिर ऋतु। ठीक है। सबको समझ में आया? जी सर, पर नाम याद करना पड़ेगा पहले कौन सी आती है। नहीं, पहले का कोई मतलब नहीं है, आप इसमें कोई एक पकड़ लो। अब गर्मी होती, गर्मी के बाद बारिश होती है, बारिश के बाद हुमड़ वाले दिन आते हैं, हुमड़ के बाद थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो जाती है, फिर कड़ाके की ठंड होती है, और फिर पतझड़ आती है, फिर नई चीजें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। समर सीजन, विंटर जी सीजन, सर। ऑटम सीजन, प्री विंटर, विंटर और स्प्रिंग। ठीक है। इसको रेनी सीजन भी बोलते हैं, सॉरी ये गलत लिखा है, विंटर नहीं है यहाँ पे, रेनी सीजन ही आएगा। ठीक है। समर, रेनी, ऑटम, प्री विंटर, विंटर और स्प्रिंग। अब जी सर। सेम ऋतुओं का है, विभिन्न ऋतुओं में जो भी आचरण योग्य आहार विहार किया जाता है उसे ऋतुचर्या के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। समझ में आया? ऋतु होता है हमारा सीजन, और चर्या हो गया डिसिप्लिन। दोनों को मिला के बोला जाता है कि किस सीजन में क्या खाना चाहिए, कैसा आहार विहार आपको करना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन जो बनाया गया है हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको कोई डिजीज नहीं होती। ठीक है। ऋतु प्लस चर्या, ऋतु इज सीजन और चर्या इज डिसिप्लिन। ठीक है। एक आयुर्वेदिक हमारा सिस्टम है जो क्या करता है, आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसको सुधारता है, ये उस पे बेस्ड है, जिसमें ऋतुएं आती हैं 6 की 6, और जो हेल्प करती हैं आपको बीमारियों से बचाने में। ठीक है। और जो सीजनल बीमारियां होती हैं ना, जैसे मौसमी बुखार होते हैं, आगे आप अभी तो नहीं, आगे जब बारिश होती है तब गले बहुत खराब होते हैं, थ्रोट प्रॉब्लम होती है, ईएनटी की मौज होती है। जो सीजन चेंज होने पे जो बीमारियां आती है ना, अगर आप डिसिप्लिन से इस हिसाब से रहते हैं, ऋतुचर्या और जो हमने दिनचर्या रात्रिचर्या पढ़ी, अगर उसके अकॉर्डिंग, उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको कोई भी सीजनल, कोई भी ऐसी इलनेस नहीं होती, और ये सीजनल इलनेस को बैलेंस करता है। ठीक है। यस नो? जी सर। ठीक है।
ये हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, और एक तरीके की ये विज्ञान है ही, जो हमने आयुर्वेद पढ़ा था, आयु का विज्ञान। ठीक है, ये बहुत ही पुराना विज्ञान है, जो आपके शरीर को, आपके मानसिक लेवल को, आपके शारीरिक संतुलन को, इन सबको बना के रखता है। ठीक है, तीनों दोषों को बना के रखता है। चलिए जी, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। अब जो 6 ऋतुएं हैं उनको तीन तीन करके दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक जो पूरा वर्ष होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, और 6 ऋतुओं में बांटा गया है। दो भाग होते हैं उसके, आदान काल और विसर्ग काल, इसको इंग्लिश में भी सेम ही कहते हैं। ठीक है, और आदान सीजन, विसर्ग सीजन, और 6 ऋतुओं में बट जाता है। ठीक है, इसमें 3 ऋतुएं आदान काल में आ जाती है, 3 ऋतुएं हमारी विसर्ग काल में आ जाती है। सामान्यतः एक वर्ष में 3 मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा। ठीक है ना? अगर हम देखें तो या तो गर्मी होती है, या बारिश होती है, या सर्दी होती है। लेकिन यही 3 मौसम 6 ऋतुओं में बढ़ जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहली वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, और फिर शिशिर ऋतु। चैत्र वैशाख का महीना होता है जो 15 मार्च से लेके और 14 मई तक का, वो वसंत का महीना होता है। हम अभी वसंत में चल रहे हैं। ठीक है, आप यस नो कुछ बोलो तो सही। जी सर। देखिए, इसको ध्यान से समझना आपने। वसंत का महीना जो होता है वो चैत्र और वैशाख का महीना जो होता है उसके अंदर आते हैं। ये 15 मार्च से लेके 14 मई तक का, जो आपका अभी शुरू होएगा। ठीक है, उसमें बल जो होता है वो मध्यम होता है। ये गलत दे रखा, हम यहाँ नहीं है अभी। ठीक है, बसंत ऋतु में चैत्र और वैशाख का महीना आता है। चैत्र का महीना अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी हम फाल्गुन में है। ठीक है, होली फाल्गुन में आती है ना? जी सर। जी सर। हाँ, जिस दिन होली होती है उसके अगले दिन से चैत्र स्टार्ट होता है, या उसी दिन से, वो कम ज्यादा होता रहता है। उसी दिन ठीक है, उसी दिन। तो चैत्र और वैशाख का महीना वसंत ऋतु में आता है, और 15 मार्च से लेके 14 मई तक, इसमें 2 महीने आ गए। 15 मार्च से 15 मई, 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल से 14 मई। ठीक है, 2 महीने इसमें काउंट हो गए, मार्च अप्रैल, आखिरी वाला आधा मार्च, पूरा अप्रैल, और पहले 15 दिन जो 14 दिन है वो मई के। ठीक है, इसमें हमारे शरीर के अंदर जो बल होता है वो ठीक ठाक होता है, ना हम बहुत कमजोर होते हैं और ना बहुत ही ज्यादा हम 30 मार्का होते हैं। फिर आती है गर्मी। गर्मी में आता है ज्येष्ठ का और आषाढ़ का महीना, जिन दिनों बहुत भयंकर वाली गर्मी होती है। तो 14 मई थे, अब आ जाओ 15 मई पे। 15 मई से लेके 14 जुलाई तक का जो महीना होता है, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, और इन दिनों शरीर में जो ताकत होती है, जो ऊर्जा होती है, वो उसकी कमी हो जाती है अपने आप। समझ में आया? जी सर। यस सर। देन आता है हमारा रेनी सीजन। रेनी सीजन में कौन सा दोष बढ़ता है? वात सर। सर। वात। अब आ जाइए वात। अब देखो, क्योंकि वेदर चेंज होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पर्यावरण प्रदूषण कितना है, जिसके कारण हमारा सब कुछ डगमगा रहा है। अब समय पे बारिश नहीं होती, समय पे ठंड नहीं होती। अब उल्टा और होने लगा, अब साउथ साइड ठंड होने लगी, नॉर्थ साइड कम होने लगी। ठीक है, जिस साइड नहीं होती थी ठंड, वहां अब ठंड होने लगी। अब आता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में सावन का महीना और भाद्रपद का, सावन को श्रावण बोलते हैं, सावन का और भाद्रपद का, ये 2 महीने आते हैं। और इसमें 14 जुलाई आप पीछे देखे थे गर्मी में, अब 15 जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है। अब वो पूरी जुलाई ना होए तो इसमें कुछ नहीं कह सकते आयुर्वेद, क्योंकि उसमें आपकी गलती है, हम सब की गलती है, जिन्होंने पर्यावरण को इतना उलट पुलट कर रखा। अदरवाइज ठीक ठाक हो तो 15 जुलाई के आसपास बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो सावन का महीना, ठीक है, और भाद्रपद का महीना, ये 2 महीने आते हैं। तो 15 जुलाई, पूरा अगस्त, और 14 सितंबर, ये हमारा, इसमें भी हमारे अंदर जो है ताकत की कमी रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है, हम अपने आप को दुर्बलता का अनुभव करते रहते हैं बॉडी के अंदर। देन आता हमारा शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु में
आश्विन और कार्तिक का महीना होता है, 15 सितंबर, पूरा अक्टूबर और 14 नवंबर तक का महीना। इसमें थोड़ी थोड़ी सी ठंड होनी शुरू हो जाती है और हमारे अंदर फिर से ऊर्जा जगनी शुरू हो जाती है। वो जैसे जैसे फूड चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो वनस्पति चेंज होती रहती है। इसलिए 12 महीने कोई भी फल फ्रूट सब्जी नहीं खाना चाहिए, हमेशा बदल बदल के खाओ। और सीजनल फ्रूट की या सीजनल जो वेजिटेबल होती है उसकी पहचान होती है, वो मार्केट में सबसे ज्यादा मिलेगी और सस्ती होती है। फिर आता है हेमंत। हेमंत में मार्गशीर्ष और पौष का महीना आता है। 14 नवंबर तक पढ़ लिए थे, अब बहुत ठंड हो गई है। 15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक का जो महीना होता है, इसमें वातावरण में बहुत ठंड होती है और इसमें जो बल होता है वो श्रेष्ठ हो जाता है, यानी सबसे अधिक होता है इन दिनों। फिर आता है शिशिर का महीना जो अभी चल रहा है, ये ऋतु आ जाती है। इसमें माघ और फाल्गुन आते हैं। 15 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक ये ठंड रहनी चाहिए और इसमें भी हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो है बल, वो उत्साह है, वो बढ़ा रहता है हमारे। यहाँ तक समझ में आया ये चार्ट या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। ये ऋतुएं आप याद कर लेना, ये महीने याद कर लेना, किस ऋतु में कौन से महीने आते हैं या कौन से टाइम पीरियड के अंदर आपका कौन सी ऋतु आती है, ऐसे पूछा जाता है। किस ऋतु में हमारे शरीर के अंदर बल की कमी होती है, बल श्रेष्ठ होता है, बल मध्यम रहता है, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं पूछने वाले। इन ऋतुओं का आधार जो है वो सूर्य की गति है, जिसे आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। इसमें सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है और दूसरे में सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। उत्तर की गति से मतलब है कि वो बहुत तेज गति वाली हो जाती है, उसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत तेज होती है। और दक्षिणायन में आके वो विसर्ग काल और आदान काल बोलते हैं इनको। दक्षिण की जब दक्षिणायन होता है तब इसमें ठंड होनी शुरू हो जाती है, तो इन दिनों इसमें जो सूर्य की किरणें हैं वो मंद हो जाती है। इसमें मौसम चेंज होता है तो उसमें इसमें चंद्रमा की गति ज्यादा हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं और वातावरण में ठंड होती है, तो मौसम में भी ठंड होती है। ठीक है, इन दिनों हमारे, अब इनसे जिसमें गर्मी होती है, जाहिर सी बात है उन दिनों हमारे शरीर के अंदर कमजोरी, दुर्बलता, ठीक है, बल की कमी होगी। और जिस तरह मॉइस्चर होगा, ठंड होगी, उन दिनों हमारे शरीर में ताकत बढ़ेगी, ऊर्जा हमें ऐसा महसूस होगा कि बढ़ रही है। उत्तरायण में सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है। माघ से लेके आषाढ़ तक का महीना जो होता है, ऊपर चलते हैं, माघ से लेके आषाढ़ का कौन सा है? माघ, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, यानी कि शिशिर, बसंत और हेमंत। ठीक है, 15 जनवरी से लेके 14 जुलाई तक का जो महीना होता है, इसमें देखो श्रेष्ठ, फिर कम हुआ और फिर बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पिछले तो 3 महीने होते हैं। इन दिनों हमारे शरीर के अंदर जो सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है और माघ से आषाढ़ तक का ये महीना होता है, इसे उत्तरायण कहते हैं, इसे आदान काल भी कहते हैं। और आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। इस काल में सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, हवाएं तेज होती हैं। इन दिनों आंधी तूफान इन दिनों ज्यादा आते हैं। ठीक है, गर्म होती है, रूखेपन वाली होती है, क्योंकि वो गर्मी होती है तो मॉइस्चर को सुखा देती है और ये पृथ्वी के जलीय अंश को भी सोख लेती है। शारीरिक शक्ति में कमी होती है, व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव करता है। ठीक है जी, ये था उत्तरायण। अब आता दक्षिणायन। सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। श्रावण से लेकर पोष तक का महीना होता है। इसमें वर्षा ऋतु आ गई, शरद ऋतु आ गई, हेमंत होगी। ठीक है, इन दिनों हमारे शरीर में सूर्य की ऊर्जा की कमी होती है, फिर मध्यम होती है और हेमंत में जाके श्रेष्ठ हो जाती है। इसे विसर्ग काल भी कहते हैं। इस समय सूर्य की किरणें मंद हो जाती है ना इन दिनों आते आते, और सौम्य होने से वातावरण में रस यानी कि जलीय तत्व की वृद्धि हो जाती है। वातावरण में चंद्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता होती है। तापमान कम हो जाता है वातावरण में, और वातावरण के शीतल होने के कारण औषधियों और खाद्य पदार्थों में स्निग्धता आ जाती है, चिकनापन आ जाता है। ऑयल वाली चीजें ज्यादा होती हैं इन दिनों। ठीक है, जैसे तिल हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, और सरसों होगी, ये चीजें
ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। इसमें मनुष्यों और अन्य प्राणियों की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होने लग जाती है, यानी हमारी वनस्पतियों में भी और जो जीव जंतु हैं उनमें भी और मनुष्यों में भी, सब में शक्ति की वृद्धि अपने आप होने लग जाती है। ठीक है जी। यस सर। अच्छा सर, एक यस बात पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आपने बताया ना कि हमारे अलग-अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग-अलग सर्दी, गर्मी और वर्षा का ऋतु रहता ही है हमेशा। तो जी। क्या हर स्टेट के लिए, हर जगह के लिए ये उत्तरायण और दक्षिणायन का समय अलग-अलग होता होगा? कि हाँ हमारे जी, पूरे सबके लिए अलग अलग होता है। अच्छा, ओके सर। हाँ, आप कहाँ से हैं अभिलाषा जी? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो नॉर्थ में ही आता है। यस आपने सर। देखा होगा बजाय साउथ के इधर के लोग थोड़े से गोरे होते हैं। हाँ, सर एमपी साउथ। में चले जाओ, एमपी में हाँ, काले पहाड़ हैं, वहाँ लोग थोड़ी सी गर्मी ज्यादा रहती है उस साइड। ठीक है, साउथ साइड और भी ज्यादा गर्मी होती है, बारह हाँ। महीने पंखे चलते हैं। हुँ, ठीक है ना। तो वहां यस। पर क्या होता है, वहां पर गीजर की जरूरत नहीं होती। जो होटल में जो बाथरूम में वो गर्म पानी के गीजर लगते हैं उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि गर्मी इतनी होती है वहां पे। बट हुँ, अब मौसम में पलटी आ गया, अब मौसम में बदलाव इतना आ गया कि वो होटल वाले तोड़ तोड़ के बना रहे हैं अपने बाथरूमों को। हुँ, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत पुराना, उन समय तो बहुत मतलब इतना विकसित नहीं था। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारा उत्तराखंड सारा एक ही था। उससे भी हुँ, पहले तो सारा ही एक था, तब लिखे गई चीजें हैं ये तो हाँ, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, फैक्ट्री होगी और जो आप इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो, जो जो पोल्यूशन है उसके हुँ, कारण ये जो बदलाव आ रहा है और वो चीजें होती हैं। बट हाँ, जो आप कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो था वो हुँ, क्लियर है कि हर स्टेट वाइज या आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करेंगे तो ये सब के लिए अलग अलग है। ओके क्योंकि सर। साउथ साइड तो आप देखें वहाँ सर्दी है ही नहीं। हुँ, ठीक है, और अगर हाँ आप जी, चाहें कि आप जून के महीने में आप तिल खाएं या मूंगफली खाएं, वो आपको भी ये नुकसान करेगा। पॉसिबल नहीं है, हाँ। ठीक है ना। अब राजस्थान साइड तो इतनी गर्मी होती है, पूछिए मत। हुँ, जिस ठंड को हम सहन कर लेते हैं, वो लोग जो साउथ साइड से इधर आते हैं, हम देखते हैं कभी पहाड़ों में जाते हैं जब, वो बेचारे ठिठुरते हैं और हमारे लिए वो कॉमन होती है वो ठंड। हाँ, ठीक है ना। हमारी एक फैकल्टी है, वो बेचारी ऋषिकेश रहती है, विशाखापट्टनम साइड से है। उसकी हुँ, ठंड, वो बेचारी जब भी फोन करो उसको कम कपाती रहती है वो। ठीक है ना, तो ये सब के लिए अपना अपना है। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं आदान काल और विसर्ग काल में भेद क्या क्या है। ठीक है, ये जानेंगे हम। सूर्य के देखते हैं प्राकृतिक भाव जो नेचुरल है वो क्या क्या है। सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। ठीक है, वायु इसमें तेज होती है और सूखी होती है। ठीक है, इसमें अरुक्ष होती है और मंद, मंद यानी कि स्लो हो जाती है हवाएं। इन दिनों आपको देखेंगे कोई आंधी तूफान बारिश कुछ नहीं होता, और रुक्षता भी नहीं होती, वैसे ही मॉइस्चर मॉइस्चर है सब जगह। स्नेहांशु, इसमें चिकनेपन का शोषण होता है। ठीक है, कोई भी चिकनी चीज है वो सूख जाती है, क्योंकि तेज इतनी हवाएं होती है और गर्म होती है, और उसको अब शोषण भी होता है और उसका ह्रास। ठीक है, ह्रास भी शोषण की तरह ही है, आप समझिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, विसर्ग काल में स्नेहन यानी जो चिकने पदार्थ है उनकी वृद्धि होती है, जो हम ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, ऊपर एक लाइन हम पढ़े थे, पदार्थों में स्निग्धता आ जाती है। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं, वृद्धि हो जाती है और पोषण होता है उन चीजों का। स्वभाव, इसमें हम एग्रेसिव ज्यादा होते हैं, इसमें हम कूल रहते हैं, सौम्य रहते हैं। ऋतुएं, इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आती है, और इसमें वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु आती है। रस, इसमें कटु, तिक्त और कषाय रस होते हैं, और इसमें मधुर, अम्ल, लवण, इन तीन रसों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, कटु, तिक्त, कषाय, इन रसों का सेवन हमने गर्मियों में करना चाहिए, और मधुर, अम्ल, लवण इनका सर्दी में। ठीक है, अब आपके लिए जो सबसे मेन जरूरी चीज है वो है ये 6 ऋतुएं पढ़ी है हमने, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है, संचय का मतलब होता है कि इस चीज का इकट्ठा होना, कलेक्ट होना। प्रकोप होता है वो कलेक्ट इतनी हो गई है कि जो कंटेनर था आपका या जो भी बावल था, ठीक है, बॉडी को एक बॉल घट की तरह समझते हैं ना, घट घेरन संहिता में एक घड़े के समान है। तो ये घड़ा है, अब ये घड़ा इसमें इतना इकट्ठा हो गया कि अब वो भर गया है, अब ऊपर से छलकेगा वो, इसको बोलते हैं प्रकोप। ठीक है, वो चीज इतनी पीक पे चली गई है, अब वो आपको परेशान करेगी।
देन आता है शमन। शमन होता है कि अब वो धीरे धीरे घड़ा जो है वो अपने आप सूखने लग जाएगा अंदर से, उसके अंदर जो भी चीज है वो उसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना तीनों चीजें? यस सर। चलिए जी, पहली होती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में कफ जो है वो हमें परेशान करता है, बार बार कफ हमें परेशान करेगा। ठीक है, और ये कौन सा महीना होता है, कोई बच्चा बताएगा? सर फरवरी का, शायद मार्च से सर, मार्च से मई का। भूल गए? मार्च से मई का है सर वसंत ऋतु। 15 मार्च से लेके 14 मई तक का। ठीक है, जिसको साइनस वगैरह, ठीक है, जिसको खांसी जुकाम चीजें होती हैं, इन दिनों अपने आप आके वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम दवाई लेके उसको बाहर नहीं आने देते। बॉडी कहती है बाहर निकलने दो, अंदर बैलेंस हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, हमें इकट्ठा करना है, और इसको हम मेडिसिन लेके वहीं रोक लेते हैं। ठीक है, हम्म। और जिसके कारण हमारा जो त्रिदोषा फिर वो इम्बैलेंस हो जाता है। कफ हमारा पीक पर जाके हमें परेशान करता है। ठीक है, उसके बाद आती है जी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो कफ आपको परेशान कर रहा था, अब वो निकल निकल के अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, बस जो उन दिनों जो वनस्पतियां, जो आपका फूड आ रहा, जो भी वेजिटेबल्स आ रही हैं, उनका सेवन करना है। और उस समय के अनुसार आपने जो उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना अपना वो समय पर रखिए। अपने आप जो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ कफ है वो बाहर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, आप जितना भी सेवन करेंगे चीजों का, वो धीरे धीरे आपके कफ को खत्म कर दीजिए। लेकिन कफ खत्म हो जाएगा बॉडी से, और पीछे पीछे वात आता रहेगा। अब जितना वात बढ़ेगा उतना कफ खत्म होगा, जितना कफ बढ़ेगा उतना वात खत्म होगा। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे का अपोजिट है ना, 1 2 3 और इधर 4 5 6, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। हाँ। ठीक है, जितना कटु तिक्त कषाय का सेवन करेंगे उतना आपका मधुर अम्ल लवण वाला जो रस है वो ह्रास होता रहेगा। ठीक है, वो उतना खत्म होता जाएगा। क्लियर आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। रेनी सीजन आ गया हमारा। रेनी सीजन में क्या होता है, पीछे पीछे पित्त आता है, और पित्त आता है तो कुछ वात जो इकट्ठा हो रखा था, पीछे से पित्त इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो वात आपका पीक पे चला जाता है। क्योंकि पित्त में कौन कौन से हमारे रस होते हैं? सर पहले 3 मधुर अमल लवण। गलत। सर पित्त में दूसरा तीसरा और चौथा सर नाम बढ़ता है बताओ। सर। अम्ल लवण और अमल कटु। लवण और कटु सर। अम्ल लवण और कटु। इसमें वात को बढ़ाने वाला कौन सा है? सर कटु। सर कटु। एक ठीक है, तो हम्म। जैसे जैसे पित्त इकट्ठा होएगा, वात ऑलरेडी था तो एक कटु और मिल गया इसको, तो हमारा फिर क्या है, जितना वात पित्त इकट्ठा होता रहेगा उतना वो वात को बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए, फिर आते हैं शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या होता है, जो आपका पित्त इकट्ठा हो रहा था वो आके पीक पे चला जाता है। अब इतना चला गया कि वात वो फिर अपने आप ही शमन होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, यस सर। चलिए, फिर आती है हेमंत ऋतु, सॉरी शरद ऋतु आती है। वर्षा के बाद जो हुमस के दिन होते हैं, जिन दिनों अगर कोई जानता हो तो घमौरिया होता था पहले, अब तो बहुत सुख सुविधाएं होगी, इतनी नहीं है। सर जानते सर। घमौरिया होता था, मुल्तानी मिट्टी लगा के घूमते रहते थे लोग, नीम के पानी को उबाल उबाल के नहाते थे, खुजा खुजा के ब्लड निकाल लेते थे। ठीक है, तो वो पित्त की ही बीमारी है, और पित्त इतना बढ़ जाता है, इन दिनों आप देखेंगे मुंह में छाले सबसे ज्यादा होते हैं। हम्म। ठीक है, वर्षा के बाद, हाँ सर। वर्षा के बाद। और वर्षा ऋतु में हम पढ़े थे वात बढ़ता, तो ये वर्षा ऋतु हमारी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, शरद ऋतु ये हुमड़ वाले दिन होते हैं। आप यूं समझिए जुलाई आधा, और फिर अगस्त और सितंबर ये दिन होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हुमस होती है। ठीक है, इन दिनों हमारा पित्त पित्त जो है वो पिक पे रहता है। और वर्षा ऋतु में आप अगर बॉयल वाटर लेते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बेटर होता है। और इसमें हल्के से हल्का खाना चाहिए आपको पित्त में, जब पित्त बड़ा होता है शरद ऋतु में। ठीक है,
और पीछे सर पीछे जो आपका वात, वर्षा ऋतु में वाटर जो वात बढ़ा हुआ था, वेट वेट, वर्षा ऋतु में जो वात आपका बढ़ा हुआ था, अब वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। जी सर बॉइल्ड वाटर मतलब बॉइल्ड वाटर बॉईल करके ठंडा करके। हाँ, बारिश के दिनों में जितना आप उबला हुआ पानी पीते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। ओके सर। ठीक है। हाँ, और बारिश के दिनों में एक चीज की मनाही होती है, कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए? सर पत्तेदार। पत्तेदार सब्जियां। क्यों? सर सर उनमें उनमें बहुत कीड़े सारे मिलते हैं। जीव होते हैं सर, इसलिए बहुत सारे इसलिए। यस, आप जब इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो उसमें जब अर्थ पढ़ते हो तो उसमें एक 2-3 फीट तक के ऐसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो बारिश होने पर फिर बाहर आ जाते हैं। जैसे केंचुआ होता है, सामान्य आपको नहीं दिखेगा, जब बारिश होती है तो केंचुए बाहर आ जाते हैं, जमीन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जिन्हें जो आज तक हमने देखे ही नहीं, वो पत्ते के उल्टी साइड होते हैं। आप वो सब्जियां खाना अवॉइड करिए। अब कईयों को शौकीन है कि नहीं हमें तो चाहिए चाहिए पालक पनीर चाहिए या मेथी चाहिए, तो वो जो डिसिप्लिन जो बनाया गया है प्रोटोकॉल, अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं आप, आयुर्वेद के अगेंस्ट हैं, तब आपका वो दोषाज जो है वो इम्बैलेंस होता है। ठीक है। जब मना कर दिए तो आप रहने दीजिए, सर्दी आएगी तब खाइए ना। फिर आती है जी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में आके आपका पित्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। शिशिर ऋतु आती है, इसमें आपका धीरे धीरे कफ इकट्ठा होना शुरू होता है, और इतना इकट्ठा हो जाता है कि जब बसंत ऋतु आती है फिर ये आपको तंग करता है, पीक पर चला जाता है। ठीक है। और जब ग्रीष्म ऋतु आएगी ये अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब छींक, गले खराब, बुखार, सीजनल जो फीवर हो रहे हैं वो सबको हो रहे हैं ऑलमोस्ट। सर ठीक है जी। सर मैंने अभी ज्वाइन किया था, सॉरी, तो मुझे ये बता देंगे सर, ये जो संचय मतलब तो इकट्ठा होना होता है, और शमन मतलब क्या होता है सर? शमन होता है किसी चीज का खत्म होना, और प्रकोप होता है ठीक। किसी चीज को वो आपको परेशान कर रही है। यानी कि पहले ठीक। होता है इकट्ठा करना, जैसे धन हाँ। का संचय किया। जब आप घेरन संहिता हट पर दीपिका पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि आपको कम से कम, अपरिग्रह बोलते हैं ना, अपरिग्रह होता है। यस सर। अपरिग्रह में यही होता है कि जरूरत से ज्यादा चीजों का संचय ना करना। हम्म। संचय मतलब इकट्ठा ना करना। सर ठीक प्रकोप है। का मतलब नेगेटिव मीन्स है कि उससे हमें मतलब। प्रकोप का मतलब है कि अब आपने इकट्ठा इतना कर लिया कि अब आपको उस चीज की पहरेदारी करनी पड़ रही है। जैसे मान लो आप किसी आश्रम में रहते हैं, ठीक है, दानी सज्जन आगे आपको देते गए, आपने इतना ले लेके इतना उस कोठरी को भर लिया, उस कुटिया को आपने इतना भर लिया, अब आपको पैर सीधे करने की जगह नहीं है। अब आप सो ही नहीं पाएंगे तो साधना कैसे करेंगे? अब वो जी आपको सर। जो आपको चीजें मिली थी, अब वो आपको प्रकोप हो गई, वो आपको परेशान कर रही है। ठीक है। ठीक है। और शमन ओके सर। होता है, शमन होता है उस चीज से फिर छुटकारा पाना, या तो आपने कर लिया या फिर कोई रात को आपकी कोई झोपड़ी उड़ा के ले गया। ठीक है। शमन होता है उस चीज का खत्म होना, संचय होता है इकट्ठा करना। ठीक है। प्रकोप होता है कि यस वो सर। कितनी इकट्ठी होगी, अब वो आपको परेशान कर रही है। जैसे मान लो खांसी, ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपको कुछ खाया और आपको बुखार हो गया, वो धीरे धीरे होता होता जब वो इकट्ठा हो जाता तब आपको परेशान करता है। हाँ। हर डिजीज में ऐसे ही होता है, पहले तो हमारी बॉडी ही लड़ती है, जब वो हार जाती है फिर जाके वो हमें दिखती है चीज। ठीक है ना। जैसे किसी किसी को डायबिटिक हो, पता ही नहीं होता, और फिर टेस्ट अचानक से कराने गए तो डॉक्टर बोलता है आपको तो 6 महीने की तो हमने निकाल के दे दी, 6 महीने से आपको शुगर है, आपको पता ही नहीं, आप चले जा रहे हो, घूमे फिरे जा रहे हो। ठीक है। तो संचय हुई ये चीजें तभी जाके वो इतनी आई कि वो रिपोर्ट में आई है, फिर वो प्रकोप बोल देते हैं। अब वो ट्रीटमेंट ऐसा लेता, अपना डाइट, अकॉर्डिंग टू डाइट अगर वो अपने लाइफस्टाइल को जीता है, तो अगर उसकी वो रिवर्स हो जाती तो फिर वो कहते हैं वो समन हो गया। क्लियर है जी? समझ में आया? जी सर। यस सर। ठीक है जी। अब आता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हेल्दी लाइफ देखें तो इन 6 के 6 ऋतुओं में सबसे ज्यादा 2 ऋतुएं हमें ऐसी लगी जिनमें हमारा जो है शरीर के अंदर ताकत या ऊर्जा कहें वो ज्यादा होती है। ये है हेमंत और शिशिर। ठीक है। 15 नवंबर से लेके 14 मार्च तक के ये जो 6 महीने हैं, सॉरी 4 महीने हो गए, ये 4 महीने सबसे अच्छे दिखाए गए हैं, क्योंकि इनमें बल जो है दोनों में श्रेष्ठ रहता है।
खाने पीने की चीजें बढ़ जाती है, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है, पाचन क्रिया मंद होती है, आहिस्ता आहिस्ता खाना हमारा पचता है, सहज पके सो मीठा होए। तो आप कितना हैवी से हैवी फूड भी ले लेंगे, उसको भी पचने के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हेमंत और शिशिर ऋतुएं मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इसमें शरीर में सबसे अधिक बल होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण शरीर को आराम के साथ साथ भोजन पचाने के लिए अधिक समय मिलता है। इसी कारण सर्दी में भूख भी अधिक लगती है। पाचन शक्ति यहाँ पे तीव्र नहीं होगी, मंद होगी। ठीक है, आप मंद लिखिएगा। मंद होने से अगर आप भारी से भारी भोजन और ओवर ईटिंग भी करते हैं, अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी आसानी से पच जाता है, कारण कि आराम के साथ साथ भोजन पचाने के लिए उसको अधिक समय है उसके पास। ठीक है, इसीलिए शीतकाल में ज्यादा उपवास नहीं करने चाहिए। सर आपने देखा होगा, हाँ हाँ बता रहे हैं, आपने देखा होगा दिसंबर में, नवंबर में या जनवरी में उपवास आया कोई, एकादशी पूर्णिमा इनको छोड़ के? नहीं सर। तो इसमें कहा ज्यादा। ठीक है, एकादशी पूर्णिमा अमावस्या ये आप कर सकते हैं, अष्टमी का जो भी है। ठीक है, बाकी ज्यादा उपवास नहीं कर सकते। नवरात्रे जैसे 9 दिन के होते हैं, या जो मॉमडन लोगों में होते हैं, क्या बोलते हैं वो अभी आएंगे जो रमजान, जो भी होते हैं। ठीक है, तो वो देखना आप इन दिनों किसी भी धर्म में नहीं है। ठीक है, तो इन दिनों आपको उपवास करना नहीं चाहिए ज्यादा। इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, वो भी आपको ज्यादा नहीं करनी चाहिए इन दिनों। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, अब आती है जो ये ऋतुएं बताई गई, इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जी, सर मैं ये पूछ रही थी, त्रिव होता है जल्दी, मतलब खाना जल्दी पचता है, त्रिव यानी जल्दी जल्दी, और मंद तो होता है धीरे धीरे। तो इसमें सर्द ऋतु में अपना पाचन जब त्रिव होगा तभी तो खाना जल्दी जल्दी पचेगा और जल्दी जल्दी भूख लगेगी। तीव्र नहीं है जी, ये तीव्र है। और हाँ तीव्र का मतलब होता है पाचन शक्ति आपकी मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है। जिससे क्या कारण होता है, तीव्र होगी तो एकदम से पच जाएगा। ठीक है, तो फिर तो हाँ आप 10 बार खा लो, दिन में 12 बार खा लो। लेकिन आप अगर जो मंद होती है अग्नि, अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको भोजन पचने में समय लगेगा। और समय हमारे पास है ही, क्योंकि साथ साथ भोजन पचाने के लिए अधिक समय मिलता है। क्यों? क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें बढ़ जाती हैं। जी सर। समझे कॉन्सेप्ट? अब जो ऋतुएं बताई गई हैं, उन ऋतुओं में हमें क्या सेवन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शीत ऋतु कौन सी होती है? सर जो विंटर वाला टाइम होता है। जो हमारी अभी चल रही है ये। ठीक है, हाँ ये। शीत ऋतु जो ठंड होती है, इसमें आपको चिकना खूब खाना चाहिए, मीठा खूब खाना चाहिए, नमक वाली चीजें और अम्ल वाली रस युक्त, यानी कि मधुर अम्ल और लवण रस जो है उस युक्त आपको, तथा पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसमें नहीं काट देना, ये फालतू से लग गया मेरे से। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए, अपथ्य यानी कि जो आपको अवॉइड करना है। शीत ऋतु में आपको हल्का भोजन नहीं करना चाहिए, सूखे भोजन नहीं करने चाहिए। ऊपर हमने देखा ना चिकनाई वाले करने हैं, तो सूखे तो कट गए। वातवर्धक पदार्थ जिनसे आपको गैस्ट्रिक बनती हो, ब्लोटिंग होती है, आप उन चीजों को अवॉइड करिए। पहले आप उसका टाइम चेंज करके देखिए, नहीं तो उसको किसी दूसरी चीज के साथ उसका सेवन करिए। आप जानिए उस चीज को किसके साथ ले सकते हैं। किसी को होता है अकेला दूध नहीं पचता हो, तो उसमें थोड़ी सी सौंठ मिलाने से उसका दूध डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अकेली चीजें परेशान करेंगी, और किसी के साथ लेने से वो चीज उसको कम परेशान कर दे, हो सकता है उसको ज्यादा भी परेशान कर दे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो आपको वात वर्धक यानी कि जो वात जो दोष है उसको बढ़ाने वाले ऐसे किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। और कटु तिक्त कषाय रस वाले, ये तीनों के तीन कटु तिक्त कषाय 4, 5, 6 आ गया, जिनसे वात बढ़ता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों और ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। समझ में आया? यस सर। उसके बाद आती है जी बसंत ऋतु, जो अभी आई नहीं है, आएगी।
बसंत ऋतु में पतझड़ के बाद नए पत्ते आने शुरू होते हैं पेड़ पौधों पे, ठीक है, नई फसल आनी शुरू होती है, जैसे गेहूं की फसल कटेगी दूसरी फसल आएगी, या और सरसों की फसल कटेगी, ठीक है। तो वनस्पतियां भी चेंज हो जाती है और वेदर भी चेंज हो जाता है, और हमारा भारतीय नव वर्ष भी यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो बसंत ऋतु में ताजा, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कटु, तिक्त और कषाय युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। बसंत ऋतु में अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में एक त्योहार आता है, जिसको 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 दिल्ली में, हरियाणा में, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में बासुड़े बोलते हैं, गुड़ के चावल बनाए जाते हैं, किसी को पता हो तो, जी सर आता ठीक है। है। और बासुड़े का मतलब यस ये होता है कि अब के बाद आप बासी भोजन नहीं कर सकते, अब गर्मी शुरू हो गई है, ठीक है। उस फेस्टिवल का मीन्स ये होता है। तो बसंत ऋतु में आपको ताजा भोजन खाना चाहिए, बासी का छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब से पहले आप बासी खा सकते हैं, शीत ऋतु में आप बासी भोजन कर सकते हैं, ठीक है। हल्का भोजन करना है, वहां पे आप कितना ही भारी भोजन कर सकते थे। सुपाच्य भोजन, जो जल्दी से पचने वाला, वो भोजन करना चाहिए। कटु, तिक्त व कषाय युक्त रसों का सेवन करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? वसंत ऋतु में भारी, ठीक है, भारी चिकनाई युक्त, ये आगे ना जो हमने पिछले जो हमने शीत ऋतु में पढ़ी थी, अब वो चीजें आपने नहीं करनी। खट्टे मीठे यानी कि अम्ल, मधुर और शीत प्रकृति के, यहाँ पे देखोगा ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यहाँ पे शीत प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बसंत ऋतु आ गई और इसमें आता है शीत प्रकृति, जो जिनकी ठंडी तासीर होती है उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में हल्का, चिकना, मधुर, सुपाच्य, शीतल और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। इसमें तरल ज्यादा आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में वो ज्यादा, जैसे कहते हैं हर चीजें में वो आ जाता है, जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, वो फ्रूट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। टमाटर ज्यादा खाने चाहिए, प्याज आपको लू से बचाएगा, बेलगिरी का जूस आता है, लेमन वाटर, शिकंजी, ये चीजें इनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। घी, दूध, मट्ठे, लस्सी आदि ये चीजें सब इसमें आ जाती। अब इन दिनों क्या अवॉइड करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में आपको उष्ण, उष्ण क्या होता है? गरम। गर्म तासीर वाले, हाँ ठीक है, गर्म तासीर वाले, खट्टे, अम्ल, लवण, ठीक है, कटु, रूखे और कषायले पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए गर्मी में, ठीक है। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में नमी के कारण वात प्रकोपित होता है, ठीक है, ज्यादा नमी हो जाती है बारिश के दिनों में, जिसके कारण वात प्रकोपित होता है। पाचन शक्ति अधिक दुर्बल होती है, ठीक है, कम हो जाती है। इसमें सबने पढ़ा था ऊपर, वर्षा ऋतु में भी और इससे पिछले में ग्रीष्म ऋतु में, दोनों में दुर्बलता की कमी होती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में हल्का भोजन करना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ताजा करना चाहिए, हल्का सा गर्म हो, ठीक है, बहुत ठंडा ना हो, क्योंकि ठंडा होने से उसमें फिर वात बढ़ जाता है। वह पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन आपको करना चाहिए। वात नाशक आहार लेना चाहिए जो आपका वात ना बढ़ाए, ठीक है, उन चीजों का आपको लेना चाहिए, ठीक है। वर्षा ऋतु में उबला हुआ पानी पीना चाहिए। फिर आता है वर्षा ऋतु में आपको क्या नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां, ठंडे और रूखे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। देखो रूखे हर जगह अवॉइड किया गया है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। और खासकर लेडीज लोगों को आपको इनका ध्यान रखना चाहिए, आपको कभी भी सूखा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई घी से किसी को घिन आती हो तो घी की आदत डालो, बेशक आप दूध, दही, लस्सी, पनीर इसको छोड़ सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि कोई भी ग्रंथ है उसमें मधुर और चिकना, सुमधुर, सुस्निग्ध ऐसे भोजन का वर्णन किया गया है, तो आप सभी लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके लिए ज्यादा जरूरी है इन चीजें। वर्षा ऋतु में जब वर्षा बहुत कम होती है तो पित्त का प्रकोप होने लगता है। इस समय खट्टे, तले हुए, बेसन युक्त पदार्थ, कटु, बासी, पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में सूर्य अपनी अधिक तेज और गर्मी के साथ चमकता है, जिसकी वजह से शरीर में जमा हुआ पित्त वो है प्रकोपित हो जाता है। देखो ऊपर इकट्ठा हो रहा था,
अब जैसे थोड़ी सी गर्मी के बाद जो भादों का महीना आता है ना, सावन के बाद, उसमें सूर्य की चमक बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। और उसके कारण क्या हो, जिसकी वजह से शरीर में जमा हुआ जो पित्त है वो पीक पे आ जाता है। जो घमौरिया बता रहा था ना मैं आपको, मुंह में छाले होते हैं, अब वो समय है। जिसके कारण क्या होता है, पित्त के रोग बढ़ने लगते हैं, जैसे बुखार। आप देखते होंगे कोविड इन्हीं दिनों आया था, स्टार्टिंग में जो आया था। इन दिनों बुखार बहुत ज्यादा होते हैं, मलेरिया बहुत होता है, ठीक है। घमौरिया, फोड़े फुंसी, स्किन डिजीज सबसे ज्यादा होती है इन दिनों। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनकी पीक पे चली जाती है, जिनकी थोड़ी बहुत थी कभी कभार होने वाली, वो निखर के बाहर आ जाती है। और जिनको कभी भी नहीं थी, अंदर कुछ चल रहा था, उनकी भी दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसको एक्जिमा सोराइसिस जिनको है, उनका तो बहुत बुरा हाल हो जाता है इन दिनों। पित्त के 5 प्रकार पढ़े थे ना हमने, जी सर। वो पांचों के पांचों पीक पे चले जाते हैं इन दिनों, ठीक है। जिसके कारण पीलिया इन दिनों बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्किन डिजीज तो सबसे ज्यादा होती है इन दिनों। बुखार हो गया, घमोरे, फोड़े, फुंसी, दाद, खुजली, ठीक है, एक्जिमा, सोराइसिस, चटके होते हैं स्किन पे, ठीक है। और एक पित्ती उछलना होता है, ये भी बहुत कॉमन है इन दिनों। पित्ती उछलना बहुत ज्यादा होता है भादों के महीने में खासकर। अब ये भादों का महीना थोड़ा सा आगे खिसक गया है क्योंकि चेंज के कारण। तो भादों के बाद क्या आता है, आश्विन का महीना आता है। तो आश्विन तक ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। फिर आती है जी शरद ऋतु। शरद ऋतु में आपको क्या सेवन करना चाहिए, प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए आपको घी, तिक्त घी आप जब भी लें तो रो फॉर्म में लें उसको, ठीक है। किसी चीज पे रख कर खाएं, किसी चीज में डालकर खाएं। ऐसा नहीं कि आप उसको रोटी पर रखकर तवे पे उसको जला के घी को फिर खाएं, ठीक है। जलना नहीं चाहिए घी। सब्जी में डाल के लें, ठीक है। और किसी चीज में गर्म पानी में लें। अगर आपको पीरियड्स के रिकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पेन होता है, तो उन दिनों में आप 1 चम्मच, आधा चम्मच गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में लेके चाय की तरह आप पियेंगे तो उसके जो आपको पीरियड्स के दौरान आपको जो पेन होता है वो ठीक होता है इससे, ठीक है। मोबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। इसमें ओमेगा 6 होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है घी, ठीक है। इससे वात नहीं बढ़ता, इससे पित्त शांत रहता है और कफ भी ठीक बैलेंस रहता है। घी सबसे मेन है, ठीक है। ऊपर हमने जितने भी देखे हैं अभी तक, वात पित्त कफ में सब में रूखा भोजन मना किया गया है। तो आप ऐसी चीजों का सेवन करें जिसमें घी जाए। तिक्त, कषाय, मधुर, सर हल्के, सुपाच्य। जी। सर ये सर इनको लर्न करने का कोई ट्रिक है क्या सर? ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि ये याद कैसे होगा? बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया सब कुछ, है ना, सब मिक्स जी हो गया। सर ऐसा लग रहा है बहुत मिक्स हो रहा है। चलिए बताएंगे ये भी, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। प्रकोपित जी पित्त को शांत करने के लिए घी, घी सब में आएगा, एक चीज याद कर लेना बस, ठीक है। तिक्त, कषाय, मधुर, हल्के, सुपाच्य, शीतल रस वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब ठंडी में क्या नहीं करना चाहिए, इसमें आ जाएगा भारी, शरद ऋतु में, ठीक है। खट्टे, नमकीन तथा तीखे पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। हितकारी खाद्य पदार्थ, इसमें रस आ जाते हैं हमारे। यहाँ से थोड़ी सी ट्रिक आपकी बन जाएगी। वसंत ऋतु में चैत्र वैशाख का महीना होता है, इसमें कटु, तिक्त और कसाय रस का सेवन करना चाहिए, जिनका गुण होता है रुक्ष और उष्ण। नहीं, ये भी आपके काम की चीज नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में सिर्फ मधुर का सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में मधुर अम्ल लवण, शरद में मधुर तिक्त कषाय, हेमंत में मधुर अम्ल लवण, शिशिर में मधुर अम्ल लवण। देखो, ठंडी के दिनों में आपने मधुर अम्ल लवण इन रसों का सेवन करना चाहिए, ठीक है, जिनका गुण होता है उष्ण और स्निग्ध, ठीक है। अब वर्षा और जो शरद आती है, मैं कुछ शरद में आएगा पित्त, पित्त प्रधान आएगा इसमें, ठीक है। मैं पूछ सकती हूँ क्या कुछ? हाँ हाँ, बताएंगे जी आपका। जी वो जो अभी बोले, जो घी है वो मतलब चपाती वगैरह जो बनाते हैं उसके साथ नहीं खाना चाहिए, तो रोटी के ऊपर ऐसे डायरेक्ट घी लगा के खा सकते हैं? हाँ, उसको ऐसे ही खाना चाहिए, रो फॉर्म में। पराठा बना के मत खाइएगा उसको, रोटी बनाइए, रोटी स्टफ करके बना लीजिए आप जो भी बनाते हैं, उसके ऊपर जैसे मक्खन रख के खाते हैं वैसे घी रख के खाइए आप,
सब्जी है, सब्जी में डाल के खाइए, दूध है उसमें डाल के पीजिए, अगर आप पी सकते और हैं तो। तड़का भी नहीं लगा सकते तड़का में? तड़का में कम से कम यूज करिए, सब्जी बनने के बाद डाल लीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, आजकल तो ऑयल फ्री फूड चल रहे हैं ना, ऑयल फ्री वेजिटेबल, ऑयल फ्री सब्जियां बनाओ, उसमें तो तेल को यूज ही नहीं करते। देखो जी, इसमें ट्रिक जो है वो ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी। ये ऋतु है 6, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है, हेमंत ऋतु में आपको मधुर अम्ल लवण, शिशिर ऋतु में मधुर अम्ल लवण, इनका सेवन करना है। 2 ऋतु में क्लियर होगी आपकी। जिसका भी सवाल था आइए वो सामने। सर मेरा सवाल था। अंजलि जी, जी मधुर सर। अम्ल और लवण, ठीक है, इन 3 रसों का सेवन आपको हेमंत में और शिशिर में करना है। क्लियर? ठीक है सर। घी आपको सूखा सब में छोड़ना है। घी का सेवन आपने 6 की 6 ऋतुओं में करना है, क्योंकि वो वात को भी खत्म करता है, पित्त को भी खत्म करता है, और कफ उससे बढ़ता है। इन दिनों आप हम्म, अगर जो चीजें खाते हैं उनमें ऑलरेडी होता है। हम्म। वर्षा ऋतु में वात बढ़ता, तो वात वाली चीजें सारी अवॉइड करनी है। वात किससे बढ़ता है, अंजलि जी बताइए। सर शुरुआत अच्छा, रूखा जो हम खाते हैं उससे बढ़ता है सर? नहीं, रूखा मतलब तो अंजलि पहले खाना चाहिए हमें। लास्ट के 3। अंजलि जी आप आइए सामने। सर मैं सामने हूँ, मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, पित्त नहीं, कषाय पित्त, कषाय कटु तिक्सो तिक्तु लव, है। क्या कटु नाम है, तो कटु, कषाय। तिक्त और कषाय, ये 3 कटु रस होते तिक्त और हैं जिनसे कषाय वात बढ़ेगा। बढ़ेगा। कटु, ठीक है कटु सर। होता है तीखा, स्पाइसी, ठीक है, हम्म, पिंजेंट। हम्म। और फिर आता कटु के बाद तिक्त, फिर तिक्त को कषाय, बोलते हैं कषाय। बीटर, कड़वा, हम्म, ठीक है। और उसके बाद आता है कषाय, कषाय होता है कसाला, जिसमें इसीलिए। सिरका, जामुन, गिलोय, एलोवेरा, एलोवेरा नहीं, ये गिलोय, आंवला, ये चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, जी वर्षा सर। ऋतु में आपको इन रसों का सेवन नहीं करना है, कटु का, तिक्त का, तिक्त कषाय और का। यह कषाय करना का। है तो बहुत कम करना है। हम्म, ठीक है, और यही हम्म, चीजें अगर आप ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी सी कम सेवन करें, तो क्योंकि इधर वात बढ़ रहा है, बनना शुरू हो गया है, अगर आप ये चीजें उसको देंगे तो वात और जल्दी बढ़ेगा और ज्यादा प्रकोप होगा, और ज्यादा आपको परेशान करेगा, और उसको खत्म होने में भी समय ज्यादा लगेगा। हम्म, समझे? तो ग्रीष्म ऋतु में आपको हल्का भोजन करना चाहिए। वो भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे आपको गैस्ट्रिक बने। ठीक है, चाहे जो भी हो, आपका कितना ही फेवरेट हो, अगर आपको छोड़ना पड़े तो मेरा मानना है आप उस चीज को छोड़ना चाहिए आपको। इसीलिए इन दिनों बोला जाता है गर्मी के दिनों में पानी ज्यादा पीजिए, नींबू पानी ज्यादा, शिकंजी ज्यादा, लस्सी ज्यादा, कच्चा प्याज, खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ठीक है, ये चीजें ज्यादा का सेवन करना चाहिए आपको। हम्म। क्लियर है? जी सर। ठीक है, ओके जी। अब आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है, वर्षा के बाद का मौसम होता है। वर्षा किस महीने में होती है अंजलि जी? सर वर्षा जुलाई और अगस्त के महीने में होती है सर। जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक है। वैसे ठीक अगर है बोले तो कौन सा महीना होता है, चैत्र वैशाख के हिसाब से देखें तो? सर। सर जो श्रावण। हाँ, श्रावण, श्रावण का होता है सर। भूल गए? सर श्रावण, श्रावण भाद्र भाद्रपद। में। अरे कितने गीत रहे, भाद्र। कितने लेडीज संगीत रहे, वैसे फिल्मों में कितने गीत गाए हुए हैं। ठीक है, कितने सॉन्ग हैं ऐसे, सावन के महीने के ऊपर बारिश आती सावन। है, सावन के यस। महीने। हाँ, सावन, सावन। यस सर। हाँ, सावन के झूलों को बुलाया नहीं कभी आपको? ठीक है, तो अब क्या होता है, शरद ऋतु वो होती है जो बारिश के बाद वाली होती है। सावन का महीना, ठीक है, वर्षा में आ गया। अब आता है भादो का महीना और आश्विन का महीना। ये 2 महीने आते हैं, इन दिनों पित्त बढ़ता है। ठीक है, तो पित्त ना बढ़े वो चीजें आपने खानी है, क्योंकि ऑलरेडी है आपकी बॉडी के अंदर। तो उसमें आता है आपका 2, 3, 4। 2, 3, 4 का मतलब है अम्ल। अम्ल मतलब सोर, एसिड, हम्म, खट्टा। ठीक है, लवण हो गया नमकीन, नमक वाली चीजें, सोल्टी। ठीक है, खट्टी हम्म, चीजें नहीं खानी और नमक वाली चीजें नहीं खानी। और फिर होता है लवण, कटु और तिक्त होता है, स्पाइसी।
इन चीजों का आपने परहेज करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शरद ऋतु में आपको कोई भी जो सीजनल जो डिजीज होती हैं वो नहीं होंगी। और जो सीजनल डिजीज होती हैं इन दिनों सबसे ज्यादा वो होती हैं जो हमने अभी पढ़ी थी। हाँ गई, ये सबसे ज्यादा होती है। बुखार, घमौरिया, फोड़े, फुंसी, स्किन से रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्किन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, क्योंकि हमारे जो पांचों के पांचों पित्त हैं वो लीवर में है। ठीक है, जी जब हम सर। वात, पित्त और कफ पढ़ रहे थे, पित्त में आए थे ना 5 पित्त, पाचक हम्म। पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, ऐसे करके, जी आलोचक सर। पित्त। पाचक, ठीक है, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक ना सर? हाँ वो पांचों के पांचों पित्त अब पीक पे चले जाते हैं, तो उनसे होने वाली डिजीज हमने सारी पढ़ी थी। किसी से स्किन की डिजीज हो रही थी, किसी से आइज की, किसी से लीवर की, उसमें पीलिया जॉन्डिस मेन होता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी अब यहाँ पे वो दिखनी शुरू हो जाएंगी, उनके सिम्टम। ठीक है, अब जितना आप लाइट भोजन करेंगे इन दिनों उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है जी, अब ऐसे ही समझना पड़ेगा आपने इन सभी ऋतुओं को। ठीक है, जिसमें कफ बढ़ रहा है, अब देखो इनको बसंत ऋतु में आपको कफ परेशान करता है, और आपको अगर आप सोते हैं, सोते कब हैं तो उससे कफ के कारण आपको नींद आती है, और जबरदस्ती नींद आती तो सोने से आपको कफ भी बढ़ता है, दिन में सोने से। तो बसंत ऋतु में क्या अवॉइड करना चाहिए? दिन में सोना आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप दिन में सोएंगे, दिन में सोने से कफ बढ़ता है। ठीक है, जी सर। तो इसको आपने अवॉइड करना है। और जो कफ से रिलेटेड जो भी जिनसे कफ बढ़े, उसमें आता है 1 2 3, मधुर, अम्ल और लवण। इन 3 चीजों का आपको परहेज करना चाहिए। सर मतलब कि वसंत ऋतु में जो है कफ का ज्यादा प्रकोप होता है, तो हमें ऐसी चीजें खानी है कि हमारा जो कफ है हाँ, वो प्रकोपित ऐसी ना हो। चीजें खानी है, उस हिसाब से जी आपने सर। आचरण करना। जैसे दिन में सोना मना किया गया है, ये आपके आहार विहार में जी। आ जाता है। जी सर। ठीक है ना, आपके लाइफ स्टाइल में आ जाएगा कि आपको दिन में नहीं सोना है। दिन में सोएंगे ठीक तो आपको कफ और बढ़ेगा, ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत है, फिर आप सो रहे हैं, तो इन दिनों मोटापा या तो जल्दी आएगा या कुछ और डिजीज आएगी। जो कफ से रिलेटेड 20 तरह की हमने पढ़ी थी, उनमें से कोई ना कोई एक आपको परेशान करती। है। ठीक अच्छा है सर, एक जी क्वेश्चन सर। है। ओके। जी। सर अभी आपने जो ऋतु के अकॉर्डिंग जो अभी रस भी बताया ना, अभी जो एंड में आपने सबसे बताया था, तो हम्म, उसमें जो रस के बारे में आपने बताया, वो रस वो है जो हमें खाना चाहिए या जो हमें नहीं खाना चाहिए? वो कौन सा रस है? ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? हाँ। हाँ देखो, कटु तिक्त कषाय। ठीक है, और वही चलते हैं, ये बसंत ऋतु में दिए गए हैं ना। हम हाँ। बसंत ऋतु में चलते हैं। देखो, वसंत ऋतु आ गई, कटु तिक्त कषाय से क्या होता है? कफ प्रकोपित होगा। कौन कह रहा है? सर घटेगा। घटेगा, सॉरी। घटेगा। ठीक है, तो देखो हम्म। सही बता रखा है ना, क्योंकि कफ बॉडी के अंदर हाँ। है। नहीं तो गलत होता, तो वहां पे 1 2 3 होना चाहिए था ना, मधुर, अम्ल, लवण होना चाहिए था। हाँ। ठीक है, तो हम्म। प्रकोप का तो मतलब है कि एक पहले चीज़ ऑलरेडी हम चीजें। अब पति ऋतुचर्या में वो सर। चीजें आती है कि आपको ऋतु के अनुसार ये चीजें नहीं सेवन करनी। अगर आप ये करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होएगी। तो इसमें आपने ये चीजें पढ़ी हैं, ये कटु तिक्त कषाय, इन रसों का आपने सेवन करना है। ओके सर। सेवन करेंगे तो जाके आपका जो कफ है वो और ज्यादा नहीं जाएगा। जितना बढ़ना है ना बॉडी का, जितना चाहिए बस उतना ही रहेगा। अगर बढ़ गया है तो आपको खांसी जुकाम ऐसा कुछ होके वो 2 4 दिन में, 5 दिन में बैलेंस हो जाता है। स्पिट करने से, नोजी क्लीन करने से वो बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। ओके सर। ठीक है, जेस्ट में मधुर करना चाहिए, मधुर रस का सेवन करना चाहिए। मधुर में ही देखो स्निग्धता होती है और शीतलता होती है, और यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो ये दोनों चीजें कवर कर दी इसने। सर ये इन्हीं रसों के गुण के बारे में बताया है ना? क्योंकि हाँ, इन्हीं रसों के गुण है ना ये। हाँ हाँ सर, ओके ओके। ठीक है ना, देखो इसमें उष्ण दिया गया है, अगर शीतल देते तो शीतल से तो हमने कफ बढ़ना ही बढ़ना है हमारा, दस पड़ेगा। हाँ। और कफ तो पहले ही बढ़ा हुआ है बसंत ऋतु में। अब समझ में आया आपको आयुर्वेद क्या चीज है?
हाँ रिजीम देखो कितना दिमाग लड़ा के सोच सोच समझ समझ के सर चीजें ये बनाई। सारी चीजें सर इतने काम की अगर हम इनको ध्यान में रखें तो सर लेकिन इतनी चीजें ध्यान में रहेंगी कैसे? अब हमेशा जैसे तो भादों का करते महीना, नहीं आप लोगों को जरूरी है क्योंकि आप रसोई के इंचार्ज हो ना, आप लोगों को जरूरी है ये चीजें रखनी, क्योंकि परिवार जो कमाने वाले हैं वही घर में बैठ जाएंगे बीमार होके, तो आप सरवाइव कैसे करोगे? ठीक है ना। तो आप शुरुआत अपने से करिए, सामने वाले अपने आप आपको देख के बदलना शुरू कर देंगे। ठीक है। सर कुछ और फ्लो पथ्य चार्ट्स वगैरह अपथ्य बना आप के हर पढ़ेंगे जगह, तो समझ में आएगा। चाहे आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए उसमें पथ्य अपथ्य आहार आपको मिलेगा, ये सेवन करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उनकी लिमिटेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप आसन प्राणायाम मुद्रा बंध समाधि लगा पाएंगे। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था संचय का, अगर आपने इकट्ठा ही इतना कर लिया कि आपको सोने के लिए जगह नहीं रही, आपने सारा सामान भर लिया भर लिया भर लिया, आपने लगाव ही इतना कर लिया, जब आप नींद ही नहीं ले पाएंगे तो सुबह 4 बजे उठ के कैसे आसन प्राणायाम कर लेंगे? ठीक है ना। तो वही चीजें हैं इसमें। समझ में आया होगा आशा करता हूँ मैं आपको। फिर भी अगर कोई कमी है तो एक बार आप रिकॉर्डिंग से कवर करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। जी।